नमस्कार दोस्तों। विरासत से तय नहीं होते हैं सियासत के फैसले, इस बार उड़ान से तय होगा आसमान किसका है। चलिए, बहुत जबरदस्त सेशन लेकर आया हूं आप सभी के बीच में। एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो कि है जनगणना। आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो टॉपिक होने वाला है अपकमिंग एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। जो बच्चे कांस्टेबल का फॉर्म भरे हैं या जो कांस्टेबल का एग्जाम देना चाहते हैं, उड़ान एकेडमी उनके लिए एक सटीक रणनीति लेकर आई है। एक टेस्ट सीरीज का आयोजन हम लोगों ने किया गया है जिसका प्राइस होने वाला है मात्र 39 रुपए। इसमें आपको क्या क्या मिलता है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको यूट्यूब पे आपको फ्री आपको लेक्चर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं आपके सारे सब्जेक्ट के। देन इसके अलावा अगर बात करता हूँ, आपका 25 आपको एफएलटी मिलने वाले हैं यहाँ पे। और सारे टॉपिक वाइज आपको टेस्ट भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। देन इसके अलावा 800 एमसीक्यू आपको एमपी के वन लाइनर में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो आपके प्रीवियस ईयर के सारे पेपर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। उड़ान शिक्षा ऐप आप जल्दी डाउनलोड करिए। अगर आपको रजिस्टर करने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो है 9201538308। चलिए, हाँ, हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है जनगणना। जनसंख्या या जनगणना। तो जनगणना क्यों जरूरी है या सरकार जनगणना क्यों करवाती है। सरकार जनगणना इसलिए करवाती है ताकि सरकार के पास में आंकड़े रहें। किस चीज के आंकड़े? पॉपुलेशन के आंकड़े। एज वाइज भी ये रहते हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूँ सरकार इन आंकड़ों का क्या करती है। तो आपके आने वाले समय में जो नीतियां हैं या जो निर्णय हैं वो किस तरीके से लिए जा सकते हैं, सरकार इसके लिए आंकड़ों की जरूरत पड़ती है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ व्यापार क्षेत्र में भी आपके आंकड़ों की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं एग्जांपल अगर जापान का अगर लेता हूँ तो जापान में वहाँ पे वृद्ध लोगों की संख्या ज़्यादा है। यानी कि वहाँ वृद्ध लोग ज़्यादा हैं। वृद्ध लोग ज़्यादा होने से क्या क्या चीज़ें वहाँ इफेक्ट पड़ेंगी, यानी कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया भी होगा। इंडस्ट्रियल एरिया में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री किस चीज़ की होंगी? तो दवाइयों की होंगी। दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग आपकी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वृद्ध लोग ज़्यादा हैं। देन इसके अलावा बात करता हूँ, कोई भी देश हो जहाँ पे आपके बच्चों की जनसंख्या ज़्यादा हो तो वहाँ पे क्या होता है, यानी कि किड्स की जनसंख्या अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होगा कि भाई आपके टॉयज़ की इंडस्ट्री ज़्यादा होंगी, यानी कि खिलौने आपके ज़्यादा उत्पादन होंगे, है ना। चलिए, इसके अलावा मैं बात करता हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई आपके 1872 में ही आपकी जनगणना पहली बार आपकी स्टार्ट हुई थी, नहीं। ये आपको प्राचीन काल में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए, मैं अगर बात करता हूँ जनगणना के बारे में, जनसंख्या या जनगणना। चलिए, इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो इसका कुछ इतिहास भी रहा होगा। अगर इतिहास रहा होगा तो क्या था वो इतिहास, चलिए हम डिस्कस करते हैं मिलकर। तो इसका जो इतिहास है, रोमन साम्राज्य ने एक सर्वे करवाया था। किसके द्वारा सर्वे हुआ था? वो रोमन साम्राज्य के द्वारा हुआ था, जिसका नाम है कैडिस्ट्रल सर्वे। किसने करवाया था? ये रोमन साम्राज्य द्वारा करवाया गया था। चलिए, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो ये कब हुआ था? तो ये प्राचीन काल में हुआ था। क्यों? क्योंकि हम इसका इतिहास देख रहे हैं जनगणना का। चलिए, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, क्या एक ही साक्ष्य है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इतिहास के कुछ पन्नों को पलटोगे तो आपको दिखेगा वहां पे कि कौटिल्य की बहुत ही फेमस बुक है। कौटिल्य कह लीजिए या चाणक्य कह लीजिए, इनकी बहुत फेमस बुक है अर्थशास्त्र। इसमें भी उल्लेख मिलता है जनगणना का। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं आपके मुगल काल में,
आईने अकबरी में जो कि अबुल फजल द्वारा लिखी गई है, इसमें भी आपको उल्लेख मिल जाता है जनगणना का। चलिए, इसके अलावा अगर बात करता हूँ, अच्छा आधुनिक पद्धति से सबसे पहले जनगणना कब हुई, मेन चीज ये है। तो ये जो डेटा है, आधुनिक पद्धति से स्वीडन ने सबसे पहले जनगणना करवाई है, जो कि आपके कब करवाई है, 1749 में आपकी ये जनगणना करवाई गई थी। चलिए, क्या कोई और भी देश था जिसने करवाई? जी हाँ, बिल्कुल। तो वो देश था यूएसए। उसने 10 की जनगणना करवाई थी। कब करवाई थी? वो 1970 में करवाई थी। चलिए, आपके पास में एक पॉइंट और हो गया। दस की जनगणना जो है वो यूएसए ने कराई थी। वो कब करवाई थी? 1700 आपके 90 में, सॉरी मुझे अभी याद आया, 1790 में आपकी जनगणना जो है वो करवाई गई थी। ठीक है, ये तो आपके इतिहास हो गया, जनगणना का इतिहास क्या रहा है। इसके आगे भी हम जानेंगे कि जनगणना का इतिहास क्या रहा है। क्या इसका कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी होगा, यानी कि कोई प्रशासनिक स्वरूप भी होगा? जी हाँ, बिल्कुल है। तो चलिए, उसके ऊपर हम बात करते हैं। अगर मैं बात प्रशासनिक स्वरूप की करूं, अगर मैं बात प्रशासनिक स्वरूप की अगर मैं करता हूं, तो भाई ये किसके अंतर्गत आता है? पहली चीज तो ये है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर क्या आता है, कौन सी अनुसूची में आता है, ये ज्यादा जरूरी है। तो भाई ये 7वीं अनुसूची में आता है। ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। क्यों 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? क्योंकि ये संघ सूची का विषय है। क्योंकि ये संघ सूची का विषय है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, क्या कोई आर्टिकल भी है इससे संबंधित? जी हाँ, बिल्कुल संबंधित है इससे आर्टिकल। वो कौन सा संबंधित है? तो आर्टिकल 246 इससे संबंधित है। कोई एक्ट लाया गया था इसके लिए? जी हाँ, बिल्कुल लाया गया था। 1948 सेंसस, जो कि तत्कालीन गृह मंत्री आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा लाया गया था। चलिए, ये तो आपके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो गया। इसके आगे अगर हम बात करते हैं, अब हम आ जाते हैं महत्वपूर्ण डाटा पर। भारत का क्षेत्रफल का कुल क्षेत्रफल 2.4%, यहाँ विश्व की 17
5% आबादी निवास करती है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप ग्लोब में जब अगर आप देखोगे पूरी दुनिया को, और उसमें अगर आप भारत देखोगे, तो जोग्राफिकल परसेंटेज जो है, यानी कि क्षेत्रफल जो उसका जो है, क्षेत्रफल की अगर मैं बात करता हूँ तो क्षेत्रफल जो रहता है उसका 2.4 है परसेंटेज में। लेकिन अगर मैं आबादी की बात करता हूँ, यानी कितने लोग रहते हैं, पूरी दुनिया में जितने लोग रहते हैं उसमें से 17.5% ये हमारे देश भारत में रहते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, 1872 में सबसे पहले जनगणना करवाई गई थी, जो कि लॉर्ड मियो द्वारा आपकी करवाई गई थी। प्रथम जनगणना जो है वो लॉर्ड मियो द्वारा करवाई गई थी, है ना। लेकिन इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, लेकिन नियमित जनगणना जो है, नियमित जनगणना जो है वो 1881 में शुरू हुई। और ये किसके शासनकाल में आपके शुरू हुई, है ना, तो ये लॉर्ड रिपन के काल में आपके शुरू हुई। अगर मैं बात करता हूँ आपके, लॉर्ड रिपन के टाइम पे ये शुरू होती है। चलिए इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार हर 10 वर्ष में जनगणना करवाती है, वो बात अलग है। 2021 में नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई उसका कारण भी हम जानेंगे। चलिए, लेकिन 1911 से लेके 1921 21 की जो जनगणना थी, इसमें ऋणात्मकता आई, यानी कि जनसंख्या घट गई। वही इस बीच आपका डेटा जब एनालिसिस हुआ तो उसमें जनसंख्या है जो वो घट गई, और वो कितनी घट गई, 0.03%, 0.03%। लेकिन भाई इसके बाद में जो कहर ढाया है, आप लोगों ने जो तरीके से मेहनत की है, उसके बाद में आपने भारत को कभी नहीं रुकने दिया, और आज 2025 में भारत को प्रथम स्थान पे आपने पहुंचाया है जनसंख्या के मामले में। जय हो प्रभु। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि बस और ट्रेन से सफर करते हुए जो ऐड दिखते हैं, अगर वो भी अगर सही हो गए तो उस देश का होगा क्या। चलिए ठीक है, लेट्स चेंज द टॉपिक। 1921 की जनगणना में भारत में तीव्र गति आई, जैसा कि मैं बात कर रहा था आपके, बहुत ज्यादा तीव्र गति आई, है ना, जिसमें कि क्या हुआ, आपकी जनसंख्या जो है वो प्रभावित हुई, है ना, और जनसंख्या बढ़ी, जिसको महान विभाजकता वर्ष कहा गया, ग्रेट डिवाइडेड ईयर कहा गया आपका। ठीक है, कि इस बीच जो है वो जनसंख्या ऐसी बढ़ी, कम होने का नाम नहीं ली, जो कि आज तक कम नहीं हुई। हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया। चलिए, इसके अलावा हम अदर फैक्ट पे अगर बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया है, 246 में इसका वर्णन जो है वो आपको मिलता है। ठीक है, संविधान की 7वीं अनुसूची में ये आता है। अगर अनुसूची की आई है तो एक बार चलिए अनुसूची भी रिवाइज कर ही लेते हैं। चलिए, तो पहली अनुसूची भारत की क्या बोलती है, संविधान की पहली अनुसूची में क्या है, तो भारत राज्यों का संघ है। चलिए, दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन आ जाते हैं आपके, भत्ते वगैरह आ जाते हैं, पेंशन वगैरह आ जाती हैं। तीसरी अनुसूची में अगर बात करता हूँ, शपथ की बात आ जाती है। चौथी अनुसूची में अगर मैं बात करता हूँ तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन आ जाता है। ठीक है, पांचवी अनुसूची में अगर मैं बात करता हूं आपका, तो क्षेत्रों का आपका पांचवी अनुसूची में अगर बात करता हूं, अनुसूचित जाति, जनजाति,
क्षेत्रों का प्रशासन इसमें मिलता है। छठी अनुसूची में क्या है? क्षेत्रों का प्रशासन भाई इसमें भी मिलता है। लेकिन कौन से राज्यों में मिलता है? वो आपके नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आपको देखने के लिए मिलता है। कौन कौन से वो राज्य हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो जो राज्य हैं, असम, मेघालय, इसके बाद में आपका त्रिपुरा और मिजोरम। आप इसको याद भी कर सकते हैं एटीएम मशीन के थ्रू, इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है। एटीएम मशीन। चलिए इसके अलावा मैं बात करता हूँ आपके सातवें सूची में क्या है। तो सातवें सूची में जो है वो आपके विषय आ जाते हैं, है ना, जो कि ये सातवीं अनुसूची जिसके बारे में हम अगर बात कर रहे हैं उसमें विषय आ जाते हैं। विषय क्या आते हैं? केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है। केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा होता है। आठवें की अगर मैं बात करता हूँ, अच्छा इसमें विषय कितने हैं आप लोग ये कमेंट करके बताइए। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए आठवें की अगर मैं बात करता हूँ तो आठवें में जो है वो भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? तो टोटल 22 भाषाएं हैं। नवे की अगर मैं बात करता हूँ तो भूमि सुधार से संबंधित है। चलिए भूमि सुधार से संबंधित है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ 10वें अनुसूची की। 10वें अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची की मैं बात करता हूँ पंचायत से संबंधित है। पंचायत वेब सीरीज नहीं, पंचायत से संबंधित है। 12वीं अनुसूची की अगर मैं बात करता हूँ तो ये नगर पालिका से संबंधित है। चलिए आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। चलिए इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ आपका, अब जो महत्वपूर्ण डेटा अब होने वाला है वो यहाँ से अब आपका डेटा जो है महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ से एक एक फैक्ट आप पढ़िए। अभी एमसीक्यू की जब सीरीज जब आएगी तो आपको यही डेटा आपको देखने के लिए आपको मिलेगा। चलिए जनगणना की अगर हम जैसे बात कर रहे हैं तो कुल जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो वो 21 करोड़ के आसपास में आपकी जो जनसंख्या थी 2011 के अनुसार। जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या जो थी वो आपकी 21 करोड़ थी आसपास में, जिसमें पुरुष की जनसंख्या जो थी वो आपके 6237, ये लाख में है ना। परसेंटेज की अगर मैं बात करता हूँ तो 51.47%। महिलाओं की जनसंख्या की अगर मैं बात करता हूँ तो ये 48.53% के आसपास में है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ जो 0 से लेके 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी जनसंख्या कितनी है तो वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि डेटा आपके सामने आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो लगभग 13.6% के आसपास में जो है जनसंख्या बच्चों की यहाँ पे है। चलिए इसके अलावा हम बात करते हैं आपके अदर फैक्ट की तरफ हम चलते हैं। लिंग अनुपात यानी कि सेक्स रेशियो। अगर मैं सेक्स रेशियो की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे लिंग अनुपात की अगर मैं बात करता हूँ तो भारत का लिंग अनुपात 943 है। 943 मतलब कि ये मान के चलिए 943 फीमेल पर 1000 मेल।
यानी कि 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं। मतलब भाई साहब इस हिसाब से 57 पुरुष जो हैं वो कुंवारे ही रहने वाले हैं, जिनमें से 2 को तो मैं भी जानता हूँ, मेरी टीम में है, पर मैं नाम नहीं लूँगा, विवाद हो जाएगा नहीं तो। बाकी आप समझ सकते हैं, एक छोटा है हाइट में, और इसके अलावा एक बच्चों को डरा के रखते हैं। चलिए, इसके अलावा मैं बात करता हूँ जनघनत्व की। अगर मैं बात करता हूँ आपके, है ना, जनघनत्व की अगर मैं बात करता हूँ आपके, तो 382 है प्रति वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर मतलब कि क्या होता है कि 1 किलोमीटर के एरिया में आपके कितने लोग, अगर आपके आपके 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग आपके हैं। ठीक है। चलिए, साक्षरता की अगर मैं बात करता हूँ, ये 2011 के डेटा के अनुसार 73% लोग जो हैं वो साक्षर हैं। ठीक है। 10 की वृद्धि दर की अगर मैं बात करता हूँ, 17.7% से 10 की वृद्धि जो है वो देखने के लिए मिलती है। चलिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा राज्य कौन सा है। तो इस डेटा को जरा ध्यान से देखना आप। इस डेटा की अगर मैं बात करता हूं, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य जो होने वाला है वो उत्तर प्रदेश होने वाला है। पहले नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश आपका आता है, पहले नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश रहता है, दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र रहता है, तीसरे पे बिहार रहता है, चौथे पे पश्चिम बंगाल रहता है। हाँ, यहाँ जनसंख्या की अगर मैं बात करता हूँ, लगभग ये मान के चलिए कि 20 करोड़ के आसपास में जनसंख्या है। उसी तरीके से पूरा डेटा आपका दिया गया है, 11 करोड़, 10 करोड़, 9 करोड़, है ना। महाराष्ट्र की बात करता हूँ तो लगभग 11 करोड़ के आसपास में, बिहार की बात करता हूँ तो 10 करोड़ के आसपास में आपको जनसंख्या देखने के लिए मिलती। पश्चिम बंगाल की बात करूँ तो तो आपके 9 करोड़ के आसपास में जनसंख्या जो है वो देखने के लिए मिलती है। चलिए, चलिए हम आगे वाला फैक्ट देखते हैं। अगर हमने बड़ा देखा है तो छोटा भी देखना पड़ेगा हमको। जनसंख्या की दृष्टि से छोटे राज्य कौन कौन से हैं, क्योंकि सीधा क्वेश्चन सीधा आता है एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ के नहीं आता है कि मैं रेलवे में आऊँ, एसएससी में आऊँ, व्यापम में आऊँ, या एमपीएसआई में आऊँ, या कांस्टेबल में आऊँ। अगर आपका बेस तगड़ा है तो आप क्वेश्चन का जवाब आप आराम से दे सकते हो, यानी कि आप अगर क्लास कर रहे हो तो आप जवाब दे दोगे। चलिए, मैं आपको बात करता हूँ आपके चार छोटे राज्यों की। तो चार छोटे राज्य जो होने वाले हैं यहाँ पे 2011 के अनुसार, पहले नंबर पे आपका सिक्किम आता है, दूसरे पे मिजोरम आता है, तीसरे पे आपका अरुणाचल प्रदेश आपका राज्य आपका आता है, चौथे पे आपका गोवा आता है। ठीक है। तो लगभग इनकी जनसंख्या की अगर बात करता हूँ, सिक्किम की अगर मैं बात करता हूँ, लगभग 6 लाख के आसपास में आपकी जनसंख्या जो होने वाली है। सॉरी, करोड़ में तो 6 करोड़ के आसपास में आपकी जनसंख्या जो होने वाली है। ठीक है। मिजोरम की बात करता हूँ 10 करोड़ के आसपास में होने वाली है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ आपके अदर डेटा पे, जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। अच्छा, जनसंख्या घनत्व क्या होता है? घनत्व, डेंसिटी क्या होता है? हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, केमिस्ट्री में परिभाषा होती है रेजिस्टेंस टू फ्लो, डेंसिटी की, लेकिन यहाँ घनत्व अलग है। यहाँ प्रति वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में आप कितने लोग रह रहे हैं, यानी कि आपके 1 किलोमीटर के एरिया में, है ना, अगर मैं एक वर्ग बनाऊं उसमें लोग कितने रह रहे हैं यहाँ पे, तो उनकी गिनती होती है। समझिए आप एक चीज को, यानी कि 1 किलोमीटर के एरिया में आपके, 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में आपके कितने लोग आपके रह रहे हैं, उसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व निकालने के 4 तरीके हैं, मैं आपको चारों बताऊंगा। चलिए, इसके अलावा मैं बात करता हूँ आपके, एक मिनट। जनसंख्या घनत्व वाले 4 राज्य जो हैं, वो पहले नंबर पे बिहार बिहार आ जाता है,
देन इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल आ जाता है, तीसरे पे आपका केरल आ जाता है, चौथे पे आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है। यानी कि डेंसिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो पहले पे आपका बिहार रहता है, दूसरे पश्चिम बंगाल रहता है, तीसरे पे आपका केरल रहता है, चौथे पे आपके उत्तर प्रदेश आपका रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, सबसे लो डेंसिटी किन किन राज्यों की है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 1 किलोमीटर के एरिया में सबसे कम लोग किस राज्य में रहते हैं, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। चलिए यहाँ हम 4 राज्य पे बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। जनसंख्या घनत्व वाले 4 राज्यों के नाम भी, आपका 4 राज्यों का नाम तो नहीं पूछेगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा कुछ भी पूछ सकता है, 4 से ज्यादा तो नहीं पूछेगा, पूछेगा तो 4 ही पूछेगा। चलिए, तो पहले नंबर पे इस पे आता है डेटा, ध्यान से देखना आप। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 लोग आपके रहते हैं। मिजोरम की अगर मैं बात करता हूँ, मिजोरम में आपके 52 लोग रहते हैं। सिक्किम की अगर मैं बात करता हूँ तो 86 लोग रहते हैं, और नागालैंड की अगर मैं बात करता हूँ तो 119 लोग रहते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ साक्षरता दर की, कि किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है, ये डेटा हम 2011 के अनुसार पढ़ रहे हैं, वो हम सभी को पता है, केरल इसमें प्रथम स्थान पे हमेशा आता है। क्यों? 2011 के अनुसार केरल जो है आपका सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य जो है, लिटरेसी वाला जो राज्य जो है वो केरल है। ठीक है। यहाँ मैं बात करता हूँ, ये परसेंटेज में दिया गया है, यानी कि 94% लोग बाग शिक्षित हैं। मिजोरम की अगर मैं बात करता हूँ, मिजोरम में 91.3 लोग आपके शिक्षित हैं। गोवा की बात करता हूँ, 88% लोग शिक्षित हैं। त्रिपुरा की अगर मैं बात करता हूँ तो 87% लोग जो हैं वो शिक्षित हैं। अच्छा, ये तो राज्य की बात हो गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा साक्षरता किस यूटी की है, जिसको इसका जवाब पता है, बिना गूगल किए कमेंट बॉक्स में आंसर दे दूं जल्दी से। चलिए, इसका आंसर मैं आप सभी से चाहूंगा। अधिकतम कर ली, न्यूनतम भी करना पड़ेगा। न्यूनतम का भी डाटा पता होना चाहिए हम सभी लोगों को। चलिए, न्यूनतम की अगर मैं बात करता हूँ तो आपका न्यूनतम में सबसे पहले बिहार आ जाता है। ठीक है। बिहार की अगर मैं बात करता हूँ तो 61% लोग जो है यहाँ पे पढ़े लिखे हैं। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करता हूँ तो 65 है यहाँ पे। राजस्थान की अगर मैं बात करता हूँ 66 है यहाँ पे। झारखंड की अगर बात करता हूँ 66.4% लोग बाग यहाँ साक्षरता दर है, जो कि सबसे कम है। चलिए, लिंग अनुपात की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला आपका राज्य जो है वो भी केरल होने वाला है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे एक्स्ट्रा है भैया, कितने एक्स्ट्रा हैं? 84 एक्स्ट्रा हैं। कौन? महिलाएं। इसके अलावा मैं बात करता हूँ, आपके दूसरे नंबर पे जो आता है वो तमिलनाडु आता है, जो कि आपके 996 आपका लिंग अनुपात है। आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करता हूँ तो आंध्र प्रदेश आपका 993 पे आपका आता है। छत्तीसगढ़ की मैं बात करता हूँ 991 आता है। अधिकतम पढ़ लिया तो हमको न्यूनतम भी एक बार देखना पड़ेगा डेटा इसका। एक सेकेंड। अरे ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। चलिए, न्यूनतम डेटा की अगर मैं बात करता हूँ, आपके सबसे कम लिंग अनुपात के वाले 4 राज्यों की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा हरियाणा,
जो कि 879 पे है। 22 जनवरी 2015 में प्रधानमंत्री जी ने यहीं से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। ठीक है, तो ये आ सकता है एग्जाम में, आप आराम से आप इसको जो है याद रख सकते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कब दिया था, तो 22 जनवरी 2015 को। चलिए इसके अलावा मैं बात करता हूँ। दूसरे नंबर पे जो आ जाता है जम्मू एंड कश्मीर आ जाता है। ठीक है, तीसरे नंबर की अगर मैं बात करता हूँ सिक्किम आ जाता है। चौथे नंबर की अगर मैं बात करता हूँ पंजाब आ जाता है। ये लिंग अनुपात वाले जिनका लिंग अनुपात न्यूनतम है, ये वो राज्य हैं आपके चार के चारों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, माल्ता साहब का क्या निबंध है जनसंख्या पे, या क्या सिद्धांत है? माल्ता साहब ने क्या सिद्धांत दिए हैं जनसंख्या पे? तो माल्ता साहब के दो नियम थे। वो दो नियम कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। माल्ता साहब का पहला नियम जो था वो गणितीय एक सेकेंड। माल्ता साहब ने दो नियम दिए। पहला नियम जो आपका दिया वो गुणोत्तर श्रेणी का आपका नियम आपका दिया। गुणोत्तर श्रेणी का आपका नियम दिया। ये नियम मतलब क्या बोलता है मैं आपको बता देता हूँ। पहला नियम गुणोत्तर श्रेणी का दिया, दूसरा नियम जो है वो समांतर आपके श्रेणी का आपका नियम दिया। तो समांतर श्रेणी का नियम क्या बोलता हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। माल्ता साहब का सीधा सा कहना था कि अगर जनसंख्या वृद्धि को अगर रोका ना जाए, अगर इनके पास खाने पीने की कमी ना हो, तो हर 25 साल में ये जनसंख्या डबल हो सकती है। ये माल्ता साहब का नियम था। चलिए इसके अलावा मैं बात करता हूँ। जनसंख्या घनत्व जो है जिसके बारे में हमने अभी बात करी थी, जनसंख्या घनत्व जो है वो चार तरीके से आपका निकाला जा सकता है। चार तरीके से मतलब कैसे निकाला जा सकता है मैं आपको बता देता हूँ। पहला तरीका जो होता है वो आपका गणितीय जनसंख्या घनत्व, पहली चीज। जनसंख्या जनसंख्या घनत्व की अगर मैं बात करता हूँ तो ये चार तरीके से निकाला जाता है। इसमें पहला तरीका होता है आपका गणितीय जनसंख्या घनत्व, जहां पे टोटल जनसंख्या यानी कि अपॉन टोटल क्षेत्रफल। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ आज की डेट में, अगर बात करता हूँ टोटल जनसंख्या आज भारत की कितनी है, वैसे देखा जाए तो 146 करोड़ हो गई है अनऑफिशियल डाटा के हिसाब से। ऑफिशियल डाटा 2011 के अनुसार अगर बात करता हूँ आपके, ऑफिशियल डाटा जो है वो 121 करोड़ का है। अपॉन क्षेत्रफल कितना है, भारत का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 32,87,293
वर्ग किलोमीटर। एक तो इससे जनसंख्या घनत्व निकाला जा सकता है। दूसरी अगर मैं बात करता हूं तो फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल घनत्व की अगर मैं बात करता हूं, ये कैसे निकाला जा सकता है? तो टोटल जनसंख्या यानी टोटल पॉपुलेशन अपॉन कृषि क्षेत्र टोटल जनसंख्या कितनी है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। टोटल जनसंख्या जो है आपकी 121 करोड़। टोटल कृषि क्षेत्र कितना है? भारत के अंदर जो भी क्षेत्र है वो अपने आप का 100% है, ठीक है। लेकिन उसमें से पहाड़ भी हैं, नदियां भी हैं, मरुस्थल भी हैं। कृषि क्षेत्र की अगर बात करते हो तो वो 51% आपका कृषि क्षेत्र जो कि बचता है। चलिए, इसके अलावा आपके दो सिद्धांत और हैं। एक है कृषि घनत्व, जो कि मैं अगर तीसरे पॉइंट के पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये कैसे निकाला जाता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो कृषि जनसंख्या अपॉन कृषि क्षेत्र अभी हमने देखा टोटल कितने लोग हैं जो कृषि में काम करते हैं, कितनी जनसंख्या भारत की कृषि के ऊपर काम करती है, तो 51% आपकी काम करती है, ठीक है। इसके अलावा बात करता हूँ कृषि क्षेत्र कितना है, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र की अगर मैं बात करता हूँ आपका, सॉरी, कृषि क्षेत्र आपका 51% है। लोग जो काम करते हैं वो 58% कृषि में आपके काम करते हैं, ठीक है। चौथा जनसंख्या घनत्व का अगर मैं पॉइंट पे अगर मैं बात करता हूँ तो आर्थिक घनत्व ये होता है अच्छा, ये कैसे निकाला जाता है ये मैं आपको बता देता हूँ। 100 इंटू जनसंख्या अपॉन उत्पादकता उत्पादन सूचकांक। उत्पादन सूचकांक, इसको IIP बोला जाता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल इंडेक्स प्रोडक्शन। चलिए, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपकी थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ, यहाँ तक आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं।
अब हम आ जाते हैं एमसीक्यू पे। हमने जो भी पढ़ा वो पूरा का पूरा एमसीक्यू पे आपका, पूरे एमसीक्यू आपके थ्योरी से आपके लिए गए हैं, जो कि आपके बेसिक हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आप इनको गलत नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए। तो भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? मैंने आपको शुरू में बताया था 1872 में यहाँ पे जनगणना की शुरुआत हुई थी। मैं अगर बात करता हूँ तो 1872 में यहाँ जनगणना की शुरुआत हुई थी। हमने पहले पॉइंट में ही हमने पढ़ा था 1872 में लॉर्ड मियो के शासनकाल में आपकी जनगणना की शुरुआत जो हुई थी। 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पे आपके, दूसरा क्वेश्चन भी देखिए वही है ना, नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत तो कब हुई थी? तो 1881 में हुई थी, जो कि कब हुई थी? लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुई थी। किसके टाइम पे हुई थी? रिपन के टाइम पे आपकी हुई थी। चलिए, इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल की जाती है? हम सभी को पता है हर 10 साल में जनगणना होती है यहाँ पे। ठीक है, तो हर 10 साल में जनगणना जो है वो कराई जाती है भारत में। हमारा तीसरा पॉइंट यही था। चौथे क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? मैंने अभी आपको चार आपको घनत्व वाले सिद्धांत मैंने आपको बताए जनसंख्या घनत्व के ऊपर, तो उसमें मैंने 121 करोड़ का जिक्र 3 से 4 बार किया। तो मुझे उम्मीद है आपसे कि आप इस सवाल का आंसर जानते होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, पांचवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, 2000 जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, हमने डेटा देखा था, हमने फैक्ट देखे थे। उन फैक्टों में सबसे पहला फैक्ट मेरे ख्याल से यही था। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी से, आप सभी को इसका आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पता होगा, जो कि रहने वाला है यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अगर मैं बात करता हूं आपके क्वेश्चन नंबर 6 की, 2011 के अनुसार जनगणना के 2011 जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी थी, यानी कि लिटरेरी रेट आपकी कितनी थी? अगर मैं बात करता हूँ लिटरेरी साक्षरता के बारे में, अगर मैं बात करता हूँ तो वो आपके रहने वाली है ऑप्शन नंबर सी, 74.04%। ये शायद आपके डेटा से आपका मिसिंग था। चलिए, आप एमसीक्यू में कवर कर लीजिए इस चीज को। चलिए हम आगे आते हैं। जनगणना कराने का कार्य किस संस्थान द्वारा किया जाता है? ये वही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने यहाँ जब आपको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जब मैं आपको बता रहा था, तो मैंने क्लियर शब्दों में वहाँ लिखा हुआ था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ आपके, तो ये गृह मंत्रालय द्वारा करवाई जाती है। प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना करवाई जाती है। हर 10 साल में आपकी जनगणना जो है वो करवाई जाती है। चलिए, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ आपके 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा गया है वही। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छी तरीके से इसका जवाब देंगे। सॉरी, सबसे कम पूछा गया है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? हमने फैक्ट में बहुत अच्छी तरीके से देखा है, मैंने ये चीज आपको बताई हुई है कि इसका जो जवाब होगा वो सिक्किम होगा। यहां तक किसी को डाउट है?
चलिए, जिसका और भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अगर मैं आता हूं, जनसंख्या सॉरी जनगणना 2011 में लिंग अनुपात यानी कि सेक्स रेशियो क्या था? मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था यहाँ पे, तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी का आंसर भी आ गया होगा। 943, यानी कि 943 फीमेल पर 1000 मेल। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 10 की बात करता हूं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो भाई वो हो जाएगा आपका केरल, क्योंकि सबसे 2011 डेटा के अनुसार हमने शुरू से पढ़ा है तो केरल आपका सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य है। चलिए, अच्छा इसमें पूछ लिया महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी। अब बोलोगे ये तो स्लाइड में था ही ना, तो कोई तो दिक्कत क्यों ले रहे हो भाई, करवा तो रहे हैं, एमसीक्यू में कवर कर देंगे। चलिए, तो महिलाओं की साक्षरता दर की अगर मैं बात करता हूं तो वो 65.46% आपका रहने वाला है 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत की 2011 की जनगणना जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता कितनी है? हमने टोटल तो देखी, महिला और पुरुष का नहीं देखा। चलिए, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो पुरुष साक्षरता दर जो है वो 82.14 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी वाला राज्य कौन सा है? ये हमने फैक्ट में बिल्कुल देखा है। मैं उम्मीद करता हूं इस सभी का आप आंसर आप दे पाएंगे। अगर आप इसका आंसर दे पा रहे हैं तो आप मुझे बता दीजिए। चलिए, सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जो राज्य है वो है बिहार, क्योंकि आपके 2011 के डेटा के अनुसार बिहार का जो सेक्स रेशियो जो है सॉरी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 1102 है, यानी कि 1 किलोमीटर के एरिया में लगभग ये मान के चलिए आपके 1100 लोग रहते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 14 की अगर मैं बात करता हूं आपके 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? ये हमने पढ़ा है, ये हमने थ्योरी में पढ़ा है। आने वाले शुरू से हमने 2 या तीसरे पॉइंट में ये लाइन हमने लिखी हुई थी, मैंने ये चीज आपको समझाई थी। आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि एक एवरेज अगर निकाला जाए, अगर भारत का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो औसतन कितने लोग जो हैं वो 1 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं? तो वो 382 लोग जो हैं वो 1 किलोमीटर के एरिया में आपके रहते हैं। चलिए, इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। भारत में कौन सा राज्य शिशु लिंगानुपात 0 से 6 सबसे नीचे था 2011 के टाइम पर? तो वो राज्य था वही हरियाणा। हरियाणा के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि 22 जनवरी 2015 को यहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया था, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा आपका दिया गया था। चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? वो ये तो नया आ गया, लेकिन नया नहीं पुराना है, ये डेटा 2011 का है। इसका आंसर मैं जानता हूँ आप सभी को पता होगा, जो कि इसका आंसर होने वाला है ठाणे, और ये महाराष्ट्र के अंदर आता है। चलिए, हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट कितना था? यानी कि इसमें ग्रामीण जनसंख्या आपकी जो है वो पूछ ली गई है।
अब भाई ग्रामीण जनसंख्या अगर पूछ ली गई तो ऐसा तो है नहीं, इसका आंसर होगा नहीं। थ्योरी में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, एमसीक्यू में कवर करवाएंगे इसका आंसर, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें राइट आंसर आपका 68.84%। अच्छा, भारत की जनगणना किस अधिनियम के अंतर्गत जाती है? ये चीज मैंने आपको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको बताई है। मैं उम्मीद करता हूं आपसे ये चीज आप जानते होंगे। जनगणना अधिनियम जो कि मैंने आपको बताया था, सेंसस एक्ट 1948, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं आपके जनगणना 2011 में कार्यरत जनसंख्या का कितने परसेंट है, यानी कि कितने परसेंट युवा जो है, यानी कि इसके पास स्किल है, जो कार्यरत है, वो कितने परसेंट है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 39.8%। और मैं उम्मीद करता हूं 20वें क्वेश्चन का आंसर आप सभी जानते हैं, तो मुझे एक एक से उम्मीद रहेगी आप 20वां क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए, इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बताया है, एक बेहद रणनीति के साथ हमने ये चीज़ तैयार करी है। आपको 25 FLT मिलते हैं यूट्यूब पे, आपको फ्री मैराथन आपको देखने के लिए मिलती है, 800 आपको MP के वन लाइनर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। देन इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ टॉपिक वाइज MCQ आपको देखने के लिए यहाँ मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के सारे पेपर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, 2016, 17, 20, 23 सभी के पेपर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप ऑफलाइन बैच की अगर आप तैयारी अगर आप करते हैं, अगर आप ऑफलाइन बैच की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, हमारे यहाँ पे नवंबर से आपके न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। हमारे एकेडमी की जो लोकेशन होने वाली है वो इंद्रपुरी सी सेक्टर अर्चना टावर में है। ठीक है, बाकी आप इंक्वायरी नंबर पे आप कांटेक्ट आप कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।